नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरु घंटाल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन इंडिया। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी एग्जामिनेशन में कोई सवाल आता है ना, तो ये वीडियो आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल वाटरवे की। हमारे देश में प्रॉपरली डेवलप्ड 6 नेशनल वाटरवे हैं। सबसे पहले बात करते हैं NW1 की। NW1 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल वाटरवे है, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से हल्दिया तक है। ठीक, ये गंगा भगीरथी हुगली रिवर सिस्टम के ऊपर बना हुआ है, जो कि 1620 किलोमीटर लंबा है। सबसे बड़ा नेशनल वाटरवे है। फिर आता है NW2। NW2 इसके लिए आपको चलना पड़ेगा आसाम, बिटवीन द बांग्लादेश बॉर्डर। ठीक है, ये धुबरी और असम के बीच में है नेशनल वाटरवे, या ये कह सकते हैं कि ये धुबरी और असम, धुबरी और सडिया को आपस में कनेक्ट करता है। ये दोनों असम में ही हैं। ये ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर है और इसकी लंबाई 891 किलोमीटर है। देन देयर आफ्टर बात करते हैं NW3। उसके लिए चलिए केरला। केरल में कोट्टापुरम से कोल्लम तक NW3 है, मतलब नेशनल वाटरवे 3 है, 205 किलोमीटर लंबा है। वेस्ट कोस्ट कैनाल, चंपाकारा कैनाल और उद्योग मंडल कैनाल, ये तीनों कैनाल मिलाकर बना हुआ है नेशनल वाटरवे 3। कोट्टापुरम टू कोल्लम को कनेक्ट करता है। फिर बात करते हैं NW4। NW4 ये काकीनाडा चेन्नई होते हुए पौंडीचेरी जाता है। ठीक, 3 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी। वो 3 राज्य कौन से हैं? क्योंकि काकीनाडा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर है, तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु एंड पौंडीचेरी। ये लेंथ वाइज दूसरा सबसे बड़ा नेशनल वाटरवे है। ठीक, कृष्णा एंड गोदावरी रिवर के ऊपर है। देन देयर आफ्टर NW5, ये उड़ीसा वेस्ट बंगाल, मतलब उड़ीसा वेस्ट बंगाल होते हुए निकलता है, 623 किलोमीटर। देन देयर आफ्टर NW6, ये असम में बराक रिवर के ऊपर है, जिसकी लंबाई 121 किलोमीटर है। तो पहला वाटरवे, देखिए शुरू के 4 वाटरवे ही इंपॉर्टेंट हैं। लेंथ वाइज सबसे बड़ा कौन सा है? NW1, फिर NW4, फिर NW2 आता है। ठीक है, नाउ अब बढ़ते हैं हम लोग कोंकण रेलवे की तरफ। कोंकण रेलवे बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये UKPSC 2024 में पूछा गया था। असल में कोंकण रेलवे कोंकण रीजन में बनाया गया एक इंजीनियरिंग मार्वल रेलवे रूट है। ठीक, जो कि 146 रिवर स्ट्रीम्स, 2000 ब्रिजेस और 91 टनल से होकर गुजरता है। इसीलिए इसको इंजीनियरिंग मार्वल कहा जाता है, जिसको सन 1998 में बनाया गया था। ये भारत के 3 राज्यों से होकर निकलता है, महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका। ये महाराष्ट्र के रोहा को मैंगलोर के कर्नाटक के मैंगलोर से कनेक्ट करता है, और इस पूरे रूट की लंबाई 760 किलोमीटर है। तो 1998 में बना। ये महाराष्ट्र के रोहा को कर्नाटक के मैंगलोर से कनेक्ट करता है। 760 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और ये 3 राज्यों से होकर निकलता है, महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटक। नाउ नेक्स्ट, भारतमाला प्रोजेक्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, जिसकी अनाउंसमेंट 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने की थी, और अक्टूबर 2017 में यह प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। भारतमाला प्रोजेक्ट ये पूरी तरह से सेंट्रली फंडेड प्रोग्राम है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इसका पूरा का पूरा पैसा देगी। और इस प्रोजेक्ट का एम है कि भारत के अंदर नेटवर्क ऑफ हाईवेज क्रिएट किया जाए, इंटर कॉरिडोर्स बनाए जाएँ, फीडर रोड्स बनाए जाएँ। ठीक, द प्रोजेक्ट का गोल क्या है? हमारे देश में जो कनेक्टिविटी है डिफरेंट रीजन की, वो इंप्रूव हो। ठीक, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, रोडवेज देश की लाइफलाइन होते हैं। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चीन हो, कोई भी वेस्टर्न कंट्रीज उठाकर देख लीजिए, किसी भी डेवलप्ड कंट्रीज को देख लीजिए, उनकी रोड कनेक्टिविटी बहुत ही प्रॉपर होती है, बिकॉज हर जगह रेलवे या एयरवे से नहीं पहुंचा जा सकता। ठीक, तो अगर कोई ये कहता है कि इस देश को क्या इतने हाईवेज की ज़रूरत है, तो उस इंसान से ये पूछना कि जब कोविड-19 हुआ था और ऑक्सीजन की सप्लाई रोडवेज के थ्रू करने की बारी आई थी, तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। ठीक, क्योंकि वो जो लिक्विड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने वाली जो ट्रक होती है, या कह सकते हैं जो आपकी व्हीकल होती है, वो ऐसा नहीं है कि 120 की रफ्तार में आप भगा भगा कर लेकर जा रहे हो। उसकी एक स्पीड लिमिट थी। उस वक्त हमें समझ में आया था कि कितना ज़रूरी होता है अगर डिफरेंट रीजन, भारत के अलग अलग जो रीजन हैं, उनमें प्रॉपर रोड कनेक्टिविटी हो। और अनडाउटली अब धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है।
इसके अलावा कनेक्टिंग मोर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर विथ 4 लेन हाईवे। भारत के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं इन सबको 4 लेन हाईवे से कनेक्ट किया जाए, ये भी भारतमाला प्रोजेक्ट का एम है। इसके अलावा भारत के अंदर एक इफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप किया जाए, क्योंकि अगर रोडवेज बेहतर गए, इफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, तो फिर वो देश तरक्की करता है, क्योंकि ट्रेड में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में तब कोई दिक्कत नहीं आती है। नाउ आप देख सकते हैं कि ये जो भारतमाला प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत ये डिफरेंट नोड्स बनाए गए हैं। जम्मू, दिल्ली एनसीआर, गुवाहाटी, कोलकाता, इन सब को प्रॉपर एक दूसरे से जोड़ा जा सके, ताकि अगर किसी इंसान को इधर से उधर मूव करना हो या कुछ सामान लेकर जाना हो या किसी भी तरह की कोई विपत्ति आ जाए, आपदा आ जाए, तो दिक्कत परेशानी ना हो, इंसान को सोचना ना पड़े। अब बात करते हैं सागरमाला प्रोजेक्ट की। सागरमाला प्रोजेक्ट जिसको अप्रूव्ड किया गया था यूनियन कैबिनेट के द्वारा मार्च 2015 में, और भारत के लॉजिस्टिक्स सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए इसकी शुरुआत हुई 31 जुलाई 2015 को। ठीक है, इस सागरमाला प्रोजेक्ट का काम क्या है, भारत के, इसका एम क्या है, भारत के अंदर जो लॉजिस्टिक कॉस्ट होते हैं उसको रिड्यूस करना। आपको पता है कि देश की इकोनॉमी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर निर्भर करती है, ठीक। एंड अगर लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगा तो फिर आप ये कह सकते हैं कि वो फ़ायदा देखने को नहीं मिलेगा ट्रेड का। इसीलिए डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड के लॉजिस्टिक को कम करने के लिए सागरमाला प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई, ठीक है, ताकि जो हमारे देश की अलग अलग पोर्ट हैं उनकी इफ़िशियंसी को बढ़ाया जा सके, कोस्टल कम्युनिटी को डेवलप किया जा सके, वो भी इस सागरमाला प्रोजेक्ट का हिस्सा है। एंड मैरीटाइम इकोनॉमी जो है वो स्ट्रेंथन की जा सके, ठीक है। तो भारतमाला, सागरमाला, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। उसके बाद पर्वतमाला प्रोजेक्ट। पर्वतमाला प्रोजेक्ट मतलब भारत के अंदर रोपवे डेवलपमेंट करना, दैट इज़ नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है ताकि भारत में रोपवे प्रोजेक्ट को बढ़ावा मिले। इसकी शुरुआत हुई थी 10 मई 2023 को। तो भारतमाला 2015 को अनाउंस हुआ और 2015 को ही लॉन्च हो गया। सॉरी, सागरमाला 2015 में अनाउंस हुआ, 2015 में लॉन्च हो गया। भारतमाला 2015 में अनाउंस हुआ, 17 में लॉन्च हुआ, और पर्वतमाला प्रोजेक्ट 2023 में आई है, मतलब बीते हुए साल 10 मई को। देखिए इसका टारगेट क्या है, इसका टारगेट ये है कि भारत के अंदर 5 सालों में, मतलब 2023 से लेकर 2028 तक 200 रोपवे प्रोजेक्ट बनाए जाएं, जिसकी लागत करीब करीब 1.25 लाख करोड़ आएगी। और फिर उसके नेक्स्ट 5 साल, मतलब 2028 से लेकर 2033 तक और कम से कम 400 रोपवे प्रोजेक्ट बनाए जाएं। आपको पता ही होगा कि भोलेनाथ की नगरी वाराणसी में जो रोपवे प्रोजेक्ट बन रहा है वो इसी पर्वतमाला परियोजना का हिस्सा है। ताकि अच्छा, पर्वतमाला परियोजना का एम क्या है, पहली बात, हिली एरिया में टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा इससे, क्योंकि कई सारे ऐसे टेरेन होते हैं जहां पर जाना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक, खासकर जिनकी एज हो जाती है। ओके, रोपवे से पहली बात तो पॉल्यूशन कम होगा, ट्रैवल टाइम बचेगा, सिटी डीकंजेस्ट होगी। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक तब कम देखने को मिलेगा। वाराणसी में रोपवे प्रोजेक्ट लाने का बहुत बड़ा कारण यही रहा, ताकि वाराणसी को डीकंजेस्ट किया जा सके उससे, ट्रैफिक से, और ताकि रोपवे को इकोनॉमिकली वायबल बनाया जा सके। एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रोपवे नेटवर्क के लिए एनकरेज की जा सके। ठीक है दोस्तों, नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, जिसकी नींव रखी गई थी सन 1999 में। यह प्रोजेक्ट प्लान किया गया था 1999 में, इसकी नींव रखी गई थी उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा 6 जनवरी 1999 को, और यह प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था 7 जनवरी 2012 को। देखिए, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट यही था कि भारत के जो 4 सबसे बड़े शहर गए, नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, उनको इफ़िशिएंटली जोड़ा जा सके रोडवेज के तहत। तो ये पूरा का पूरा जो हाईवे प्रोजेक्ट था, ये 5846 किलोमीटर लंबा था, जिसे दुनिया का 5वां सबसे बड़ा हाईवे प्रोजेक्ट कहते हैं, और भारत का सबसे बड़ा हाईवे प्रोजेक्ट था। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट भारत का सबसे बड़ा हाईवे प्रोजेक्ट था, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा हाईवे प्रोजेक्ट था। इसकी जो लागत थी उसका एस्टिमेशन बना था 600 बिलियन रुपीज़, लेकिन ये 308 बिलियन रुपीज़ में बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, 308 बिलियन रुपीज़ में ये बनकर तैयार हो गया था।
ये आप देख सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरह का क्वाड्रिलेटरल बन रखा है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो ये जो आप देख रहे हैं दैट इज़ द क्वाड्रिलेटरल। ये भारत का सबसे बड़ा हाईवे प्रोजेक्ट है। नाउ इंडियन रेलवे के गेज क्या होता है आपको पता ही है, दो पटरी के बीच की दूरी। ठीक है, तीन तरह के गेज हैं, ब्रॉड गेज, मीटर गेज एंड नैरो गेज। कहते हैं कि दो रेल के बीच की, आप देख सकते हैं ना, दो रेल के बीच की अगर जो दूरी है वो 1.676 मीटर है, ठीक, तो इसका मतलब है कि वो ब्रॉड गेज है। अगर यही डिस्टेंस अगर मान लीजिए कि यही डिस्टेंस 1 मीटर है, दो रेल के बीच की दूरी 1 मीटर है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है ये, तो इसका मतलब है कि ये मीटर गेज है। और उसके बाद नैरो गेज होता है जब दो पटरी की बीच की दूरी 0.762 होती है, मतलब 762 mm होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं नैरो गेज। ठीक है, इसके अलावा एक और गेज होता है लाइट गेज। लेकिन अब भारत सरकार पूरी तरह कोशिश कर रही है कि जितने भी मीटर गेज और नैरो गेज हैं उनको ब्रॉड गेज में कन्वर्ट किया जा सके। देखिए, आप देख सकते होंगे पहाड़ी इलाकों में नैरो गेज पे ट्रेनें चलती हैं, जो टॉय ट्रेन होती है। तो 1 मीटर गेज, 1.676 ब्रॉड गेज, और नैरो गेज क्या होता है 0.762 मीटर एंड 0.610 मीटर, मतलब 610 mm। ओके, और याद रखिएगा कि 17 जोन है इंडियन रेलवे के। नाउ हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, ये भारत का पहला क्रॉस स्टेट गैस पाइपलाइन है जो कि अरेबियन सी को उत्तर प्रदेश से कनेक्ट करता है। ये भारत का पहला इंटर स्टेट या कह सकते क्रॉस स्टेट गैस पाइपलाइन है। वेयर एच का मतलब है हजीरा जो कि गुजरात में है, वी का मतलब है विजयपुर जो कि मध्य प्रदेश में है, और जे का मतलब जगदीशपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन। ठीक है, ये पाइपलाइन भारत के लिए इतना सिग्निफिकेंट क्यों है, क्योंकि ये सप्लाई गैस टू फर्टिलाइजर फैसिलिटीज़ इन उत्तर प्रदेश। जो फर्टिलाइजर्स कंपनी है उत्तर प्रदेश में, उनको गैस ये सप्लाई करता है फ्रॉम अरेबियन सी, कनेक्ट मुंबई बेसिन्स, मुंबई एंड बसीन टू द वेस्ट एंड द नदर्न इंडिया। ये मुंबई और बसीन आइलैंड को वेस्टर्न और नदर्न इंडिया से कनेक्ट करता है। वेस्टर्न इंडिया में गुजरात आता है और नदर्न इंडिया में उत्तर प्रदेश आता है। सर्व एज अ कमर्शियल आर्टरी सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी टू फर्टिलाइजर कंपनीज एंड अदर बिजनेसेस। ये एक तरह से कह सकते हैं कि कमर्शियल आर्टरी है। आर्टरी का काम क्या होता है, खून सप्लाई करना हमारे हार्ट को। उसी तरह ये जो पाइपलाइन है ये एक तरह का कमर्शियल आर्टरी है जो कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है फर्टिलाइजर्स कंपनी को, जो कि गैस सप्लाई करता है फर्टिलाइजर्स कंपनी को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पाइपलाइन है भारत की। और आपको बता देता हूं कि इसका जो पहला फेज है वो 1987 में कंप्लीट किया गया था गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा, और 1750 किलोमीटर लंबा था। और पूरा का पूरा ओवरऑल ये प्रोजेक्ट आपका 3474 किलोमीटर लंबा है। लगभग मान के चलिए 3500 किलोमीटर लंबा ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है। आपको बता देना चाहता हूं कि इनकी ग्रिड कहां पे है। ठीक है, गैस स्टेशन जिसे कह सकते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में बबराला, शाहजहांपुर, इन दोनों जगहों पर HVJ पाइपलाइन का गैस स्टेशन है। राजस्थान के कोटा में है, और दिल्ली में जो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड है टू कंट्रोल ऑफ दिल्ली ब्रांच इन 1998। आपने देखा होगा कि दिल्ली में जो गैस पाइपलाइन होती है वो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की है। वो असल में HVJ पाइपलाइन ही है, लेकिन उसको इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने उसके कंट्रोल को ले रखा है। आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा ये यहाँ से पूरा का बॉम्बे हाई से निकलती हुई हजीरा ये गुजरात जा रही है, गुजरात से होते हुए ये MP से होते हुए ये उत्तर प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश से होते हुए ये राजस्थान का कोटा। आपको यहाँ बबराला नज़र आ रहा होगा, शाहजहांपुर नज़र आ रहा होगा, औरैया नज़र आ रहा होगा, जगदीशपुर नज़र आ रहा होगा। जगदीशपुर का तो नाम आपने सुना ही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में बबराला है, शाहजहांपुर है, जगदीशपुर है, औरैया है, दादरी है, दादरी में गैस पाइपलाइन है। ठीक है, राजस्थान में आपका कोटा है, मध्य प्रदेश में विजयपुर है। ठीक है, और हजीरा कहाँ पे है, गुजरात में है। तो 3500 किलोमीटर लंबा ये पूरा का पूरा पाइपलाइन है जो एक कमर्शियल आर्टरी के तौर पर काम करता है।
अब बात करते हैं मुंबई हाई की। मुंबई हाई दोस्तों एक ऑफ शोर ऑयल फील्ड है, कहाँ पर, अरेबियन सी में, जो कि वेस्ट ऑफ मुंबई से, मुंबई के पश्चिम से लगभग 160 किलोमीटर दूर है। ये क्या है, ऑफ शोर ऑयल फील्ड है, कहाँ पर, अरेबियन सी में। ठीक है। एन इंडियन ऑयल एक्सप्लोरेशन टीम डिस्कवर्ड, इसकी डिस्कवरी हुई थी 1965 में, और 1976 में उसके 11 साल के बाद इससे प्रोडक्शन की शुरुआत हुई थी। ओएनजीसी नाम की कंपनी, आप जानते ही हैं, ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जिसका निर्माण 1956 में हुआ था, वो इसको ऑपरेट करती है, सरकारी है। ठीक है। मुंबई हाई इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू द इंडियाज हाइड्रोकार्बन प्रोडक्शन। एक मैंने बता दिया कि एचवीजे पाइपलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा मुंबई हाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भारत के अंदर जो इंडिया का हाइड्रोकार्बन प्रोडक्शन है उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। 2020 का आंकड़ा कहता है कि मुंबई हाई और बसीन, ये दोनों भारत के अंदर जितना भी गैस और तेल का प्रोडक्शन होता है, 2/3 प्रोडक्शन अकेले ये दोनों करते हैं, मुंबई हाई एंड बसीन। और मुंबई हाई जो है वो 2 ब्लॉक से मिलकर बना है, मुंबई हाई नॉर्थ एंड मुंबई हाई साउथ। और करीब करीब 1400 मीटर की डेप्थ में यहाँ से तेल निकाली जाती है, 1400 मीटर की डेप्थ में। ठीक है। तो याद रखिएगा, 1965 में इसका डिस्कवरी हुई, 1976 में प्रोडक्शन शुरू हुआ, और ओएनजीसी क्या करती है, इसे ऑपरेट करती है। ठीक। नाउ अब हम बात करेंगे दोस्तों ट्रांस कनाडा हाईवे के बारे में। मैं बता रहा था ना कि रोडवे का डेवलपमेंट, हाईवे का डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है। अब आप देखिए कि कनाडा कितना बड़ा देश है, लेकिन इनकी कनेक्टिविटी इतनी प्रॉपर है कि इनका ईस्टर्न एंड से लेकर वेस्टर्न एंड प्रॉपर कनेक्टेड है। आप देख सकते हैं कि ये जो आपका ट्रांस कैनेडियन हाईवे है, ये ईस्ट से लेकर वेस्ट को कनेक्ट करता है, किसके, कनाडा के। ठीक है। आप देख सकते हैं इसका जो ईस्टर्न टर्मिनल है वो क्या है, ईस्टर्न टर्मिनल है सेंट जॉन्स नाम का शहर, और वेस्टर्न टर्मिनल है विक्टोरिया। द हाईवे रन ईस्ट वेस्ट फ्रॉम सेंट जॉन्स से होते हुए न्यू फाउंडलैंड, लैब्राडोर होते हुए ये विक्टोरिया तक, ये पूरा का पूरा क्या है, इनका हाईवे है, जिसे ट्रांस कनाडा हाईवे कहते हैं। और ये कनाडा के 10 प्रोविंसेस से होकर गुजरता है। सोचिए, एक ऐसा हाईवे जो कि 10 प्रोविंसेस से होकर गुजरता है। ठीक है। तो ट्रांस कनाडा हाईवे अगर पूछेगा तो बस इसके ईस्टर्न और वेस्टर्न टर्मिनल को याद रखिएगा। ईस्टर्न टर्मिनल सेंट जॉन्स और वेस्टर्न टर्मिनल क्या है, विक्टोरिया। अब बात करते हैं पैन अमेरिकन हाईवे। भाई इसने तो धूम मचा रखी है। नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका से होते हुए साउथ अमेरिका में जाकर खत्म होता है। 30,000 किलोमीटर लंबा रोड है। कहते हैं कि दुनिया की सबसे लंबी रोड है ये पैन अमेरिकन हाईवे। 30,000 किलोमीटर लंबा है ये, क्या बोलते हैं, पैन अमेरिकन हाईवे। अपने आप में आप समझ सकते हैं कितना, मतलब ये आप ये सोच सकते हैं कि कितना समय लगा होगा इसको बनने में, और कितना कॉस्ट लगा होगा इसको बनने में। 30,000 किलोमीटर लंबा ये हाईवे है। आप देख सकते हैं कि ये नॉर्थ अमेरिका से शुरू होता है और साउथ अमेरिका के अर्जेंटीना में जाकर ख़त्म होता है। ये नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका होते हुए साउथ अमेरिका में ख़त्म होता है। 14 कंट्रीज से होकर गुजरता है। 14 कंट्रीज से होकर ये पूरा का पूरा पैन अमेरिकन हाईवे 14 कंट्रीज से होकर गुजरता है। ठीक है। और आपको बता दूं इसकी लंबाई करीब करीब 30,000 किलोमीटर है, जो कि अलास्का, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का पार्ट है, उसके प्रुधोए बे को अर्जेंटीना के उशुआइया को कनेक्ट करता है। सोचिए, मतलब यूएसए से अर्जेंटीना को ये कनेक्ट करता है, और बीच में 12 कंट्रीज और पड़ती हैं। टोटल 14 कंट्रीज को ये आपस में कनेक्ट करता है। दुनिया का सबसे बड़ा हाईवे, जिसे हम पैन अमेरिकन हाईवे कहते हैं। नाउ अब बात करते हैं ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट हाईवे के बारे में, जो कि ऑस्ट्रेलिया के नदर्न और सदर्न पार्ट को कनेक्ट करता है। नदर्न में आप देख सकते हैं डार्विन है, और सदर्न में है आपका पोर्ट ऑगस्टा। ठीक है। नदर्न टेरिटरी को सदर्न टेरिटरी से कनेक्ट करता है, डार्विन से पोर्ट ऑगस्टा को कनेक्ट करता है। ठीक है। तो ट्रांस कैनेडियन हाईवे, जो कि सेंट जॉन्स को विक्टोरिया से कनेक्ट करता है। अगर आप बात करेंगे पैन अमेरिकन हाईवे के बारे में, तो वो यूएसए को कनेक्ट करता है, किससे, अर्जेंटीना से।
बीच में 12 कंट्रीज और पड़ती हैं। 30,000 किलोमीटर लंबा है, दुनिया का सबसे बड़ा हाईवे है। ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट हाईवे जो कि ऑस्ट्रेलिया की नदर्न टेरिटरी को सदर्न टेरिटरी से कनेक्ट करता है, ओके, जो कि डार्विन को सेंट जॉन से कनेक्ट करता है। अब बात करते हैं रेलवे के बारे में। ट्रांस साइबेरियन रेलवे, यू नो, रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है, ये एशिया से लेकर यूरोप तक फैला हुआ है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे दुनिया का सबसे बड़ी रेलवे लाइन है। जिस तरह दुनिया का सबसे बड़ा हाईवे है पैन अमेरिकन हाईवे, उसी तरह दुनिया की सबसे बड़ी जो रेलवे लाइन है वो है ट्रांस साइबेरियन रेलवे, जो कि आप देख सकते हैं व्लादिवोस्टॉक को, ठीक है, ये व्लादिवोस्टॉक को कनेक्ट करता है किससे? ये पूरा ईस्टर्न में आपका व्लादिवोस्टॉक है, उससे होते हुए ये रशिया की कैपिटल मॉस्को पर एंड होता है, ईस्टर्न से लेकर वेस्टर्न पार्ट तक, ठीक है। ये इतना बड़ा है जो कि व्लादिवोस्टॉक को कनेक्ट करता गया किससे? मॉस्को से। लगभग मान लीजिए अगर मैं आपको इसका डिस्टेंस बताऊं तो इसका डिस्टेंस है मॉस्को लगभग नहीं तो 9200 किलोमीटर, 9200 किलोमीटर तक का है ये, 9200 किलोमीटर, ठीक है। तो जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है वो व्लादिवोस्टॉक को मॉस्को से कनेक्ट करता है। अब आता है ट्रांस कैनेडियन रेलवे। आपने ट्रांस कैनेडियन हाईवे तो पढ़ा, जो कि सेंट जॉन्स को विक्टोरिया से कनेक्ट करता है। अब आता है ट्रांस कैनेडियन रेलवे जो कि हैलिफैक्स को, जो कि ईस्टर्न साइड में पड़ता है कनाडा के, उसको कनेक्ट करता है वैंकूवर से, ठीक है। बीच में आपका मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनीपेग, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट शहर पड़ते हैं, ठीक है। इवन दैट कैपिटल भी है कनाडा की। तो जो ट्रांस कैनेडियन रेलवे है ये किस दो पार्ट को कनेक्ट करता है? ये हैलिफैक्स को, याद रखिएगा हैलिफैक्स वही जगह है जहां पर टाइटैनिक डूबने के बाद काफ़ी ज़्यादा बॉडीज़ बहकर आई थी और एक पूरी सेमेट्री उसको डेडिकेटेड है। तो हैलिफैक्स से ये पूरा का पूरा कहाँ पे? वैंकूवर को कनेक्ट करता है। 7050 किलोमीटर लंबा है। यूनियन एंड पैसिफिक रेलवे, आपने पैन अमेरिकन हाईवे तो पढ़ा जो कि यूएसए को अर्जेंटीना से कनेक्ट करता है, इंक्लूडिंग मतलब टोटल 14 कंट्रीज। यूनियन और पैसिफिक हाईवे ये अमेरिका के न्यूयॉर्क को सैन फ्रांसिस्को से कनेक्ट करता है। न्यूयॉर्क जो कि ईस्टर्न साइड में है और सैन फ्रांसिस्को जो कि वेस्टर्न साइड में है। आप ये कह सकते हैं कि अटलांटिक कोस्ट को पैसिफिक कोस्ट से कनेक्ट करता है, यूनियन एंड पैसिफिक रेलवे। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया का ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे। आपने पढ़ा कि जो स्टुअर्ट हाईवे है ऑस्ट्रेलिया का, जो कि नदर्न टेरिटरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया को सदर्न टेरिटरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया से कनेक्ट करता है। नदर्न टेरिटरी आप जानते ही हैं, दैट इज डार्विन एंड पोर्ट ऑगस्टस को कनेक्ट करता है। यहाँ पे जो ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे है जिसकी शुरुआत हुई थी 1917 में, ये ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से कनेक्ट करता है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसका ईस्टर्न एंड है सिडनी और वेस्टर्न एंड है पर्थ। जो पहला टेस्ट मैच इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बीजीटी 2024 का पर्थ में होता, पर्थ बिल्कुल वेस्टर्न एंड में है, जिस तरह हमारे यहाँ मुंबई है, और ईस्टर्न एंड क्या है? सिडनी। असल में ये पोर्ट ऑगस्टा आपने पढ़ाई है, उसमें क्या बोलते हैं स्टुअर्ट हाईवे में, ये रनिंग करता है फ्रॉम पोर्ट ऑगस्टा टू कालगुरली एंड कनेक्टिंग द, ये जो पूरा का पूरा ट्रांस ऑस्ट्रेलिया ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे है, ये पोर्ट ऑगस्टा टू कालगुरली, ये पूरा का पूरा रेलवे लाइन है। इसको बाद में एक्सटेंड कर कर सिडनी से पूरा का पूरा पर्थ कनेक्ट किया गया। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ओरिएंट एक्सप्रेस। ओरिएंट एक्सप्रेस दोस्तों एक तरह की ऐसी, वैसे एक ओरिएंट एक्सप्रेस नाम की ट्रेन भी है और ये आपका ट्रेन रूट भी है जो कि पेरिस से इस्तांबुल को कनेक्ट करता है। पेरिस से, फ्रांस से इस्तांबुल, तुर्की, जो पेरिस को इस्तांबुल से कनेक्ट करता है। ये यूरोप का पहला ट्रांस कॉन्टिनेंटल एक्सप्रेस वो है, ट्रेन रूट है, पेरिस से इस्तांबुल।
तो आई होप दोस्तों ये जो वीडियो है ये आप लोगों की काफ़ी मदद करेगा आने वाले एग्जामिनेशन में। जितने भी बड़े बड़े एक्सप्रेसवे थे, कॉन्टिनेंटल हाईवे थे, सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। अपना प्यार बनाए रखिए।